तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जानता हूँ कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां से पिछले चैप्टर हमारा खत्म हुआ था। और पार्ट 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा हीरो जेन अपने हाथों में माना इकट्ठा कर उस स्केलेटन मॉन्स्टर पे पंच से हमला कर देता है और बस एक ही पंच में वो स्केलेटन मॉन्स्टर का सिर चकनाचूर हो जाता है। ये देख सबके सब हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर भी। कुछ और स्केलेटन मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं, लेकिन जेन आगे बढ़कर एक को सीधे घुटना मारता है और फिर अपनी एक्टिव स्किल माना वेपन को एक्टिवेट करता है। दोस्तों, ये स्किल आमतौर पर मेजिशियन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट फिजिकल डैमेज देती है, लेकिन हमारा एमसी तो अलग ही बोन्स से बना हुआ है और उस मानव वेपन स्किल से उस स्केलेटन मॉन्स्टर को दे मारता है, जिसे देख कर शिव बड़बड़ाता है, ये लड़का साइको है क्या। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि लेवल 1 आसानी से क्लियर हो गया है और आपने सारे एनिमीज को मार दिया है, जिससे आपको रिवार्ड के तौर पर बोनस पॉइंट दिया जाता है। तभी एक और नोटिफिकेशन आती है, लेवल 2 शुरू हो रहा है और इस बार सामने एक ड्रैगन नाम का मॉन्स्टर था, जिसे देखकर जीवन बोलता है कि काफी लंबा टाइम हो गया है तुम्हें देखे हुए। और एक इंटेंस फाइट के बाद सिस्टम अनाउंस करता है कि लेवल 10 पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है और उसी के साथ में आपने सबसे तेज कंप्लीशन का नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये देख सीयू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। तभी जेन सोचता है कि बुरा भी नहीं है ये, जब से मैं मिस सोंगा की कॉम्बैट टेक्निक को सीख रहा हूँ मेरी बॉडी भी काफी हल्की महसूस हो रही है। क्योंकि फिर से उसके पास आता है और पूछता है ये क्या चालाकी थी, साफ साफ बताओ। जेन जवाब देता है जो तूने देखा वही सच था और कुछ नहीं। क्योंकि गुस्से में कहता है तूने डिफेंस लाइन छोड़ दी और अकेले सबको खत्म कर दिया, ये चीटिंग नहीं है तो और क्या है। जेन शांति से बोलता है तू जो चाहे सोच, लेकिन मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। जब सीओ के पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता तो जेन एकदम से आगे बढ़कर कहता है अगर इतनी ही खुजली हो रही है तो अभी लड़के देख ले, पता चल जाएगा कि मैं सच में स्ट्रांग हूँ या फिर नहीं। ये सुनते ही सीओ की डर के मारे एकदम से पीछे हट जाता है और वो हमारे एमसी जेन से प्रपोज करता है कि फेस्टिवल के दौरान एक फाइट मैच कर ले, लेकिन एमसी तो पहले से ही किसी और से वादा कर चुका था। तो माफी मांगते हुए कहता है भाई सॉरी, मैं नहीं उनसे फाइट कर सकता, मैंने पहले से ही किसी और के साथ में लड़ने का प्लान बना लिया है। तभी हम हुएन को उसके घर पे देखते हैं, जिसे याद आता है कि जेन ने उसे फाइट करने का वादा किया था और साथ ही में यह भी कहा था कि फेस्टिवल में उसका खोया हुआ नेम टैग भी वापस दिला देगा अगर वो जीत जाए तो। ये सोचने के बाद हुएन के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है और वो मन ही मन सोचता है कि अब मुझे जमकर मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैं जेन को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर स्यूकी और उनकी असिस्टेंट टीम आपस में एक मीटिंग कर रहे होते हैं। स्यूकी बाकी सब असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर से पूछता है क्या तुम लोगों ने इस बार के एंट्रेंस टेस्ट में रिजल्ट देखे। एक असिस्टेंट जवाब देता है हाँ सर, मैंने खुद पूरे टेस्ट को मॉनिटर किया था और बताना चाहूंगा कि इस साल के कैंडिडेट वाकई में काफी इंप्रेसिव है। फिर उनकी बातचीत का मुद्दा जेन पर आ जाता है। तभी स्यूकी कहता है वो जेन तो कमाल का लड़का है यार, एक म्यूजिशियन क्लास का स्टूडेंट होते हुए भी उसने पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। स्यूकी के चेहरे पर हैरानी और थोड़ी सी चिंता दोनों आने लगती है। वो अपने मन ही मन सोचता है कि ये लड़का सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं है बल्कि इसकी बॉडी मूवमेंट में जो स्मूथनेस है और रिफाइनमेंट है वो तो किसी ट्रेंड वॉरियर जैसी लग रही थी। ये बात स्यूकी को काफी अजीब लग रही होती है क्योंकि एक म्यूजिशियन की बॉडी मूवमेंट इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती है, ये सिर्फ हो सकती है किसी वॉरियर की ही। थोड़ी देर बाद स्यूकी चेयरमैन के ऑफिस में जाते हैं। चेयरमैन उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं गुड जॉब स्यूकी, अब चलो रिजल्ट पर बात करते हैं। स्यूकी अपनी रिपोर्ट शुरू करते हैं और बोलता है कि सर इस बार 3 कैंडिडेट्स ने फुल मार्क्स हासिल किए हैं जो कि आन ह्योन, चा यू और मिन जेन है। चेयरमैन थोड़ा रुक कर कहते हैं काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन जेन की परफॉर्मेंस तो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी ना। वो अपनी स्क्रीन पर जेन के टेस्ट के फोटेज देखते हैं, जिसे देखते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। चेयरमैन धीरे से कहते हैं स्यूकी, मुझे इस लड़के के बारे में अपडेट करते रहना और अगर कुछ भी असामान्य दिखे तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना। स्यूकी सिर हिलाकर हामी भरता है। अब हम देखते हैं हमारा एमसी जेन को, जो वापस एयर इन्वेजन टेस्ट फर्टिलिज में पहुंच चुका होता है। और दोस्तों, जो उसने किया होता है वो वाकई में कमाल का होता है। उसने लेवल 27 तक क्लियर कर लिया होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेवल 27 कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो लेवल है वो आमतौर पर ए रैंक रेडर्स की 6 मेंबर वाली टीम बड़ी मुश्किल से क्लियर कर पाती है और हमारे एमसी ने यह सब अकेले ही कंप्लीट कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि एक और बड़ा इवेंट आ जाता है जो कि डंजन प्रैक्टिस होता है, जिनमें उन लोगों को डंजन के अंदर जाकर प्रैक्टिस करनी होगी मॉन्स्टर को मार के। आगे चलकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अब जो होने वाला है वो वाकई में काफी शानदार है। जीवन अपनी तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक गंभीरता भाव आ जाती है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की वो भयानक यादें याद आती है जब डंजन प्रैक्टिस के दौरान सब कुछ गलत हो गया था। वो सोचता है पिछली बार यह मेरे लिए सबसे शर्मनाक और दर्दनाक घटना थी, पूरी टीम उस दिन मेरी मारी गई थी और बस मैं अकेला बच गया था। जेन की याद आता है कि उस वक्त लोगों ने उसे कितनी बुरी तरह से ब्लेम किया था। लोग उससे कहते थे तुझे ही मर जाना चाहिए था, तू बचकर क्यों आ गया। लेकिन उस वक्त भी जेन
जेन ने एकेडमी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस पर भरोसा किया था और वो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। और फिर हम देखते हैं कि डंजन प्रैक्टिस के एक दिन पहले जब क्लास खत्म होती है तो यूजुन और इना जेन के पास आती है। यूजुन घबराई हुई आवाज में पूछती है, जेन कल हमारा पहला डंजन प्रैक्टिस है ना, हमें क्या करना चाहिए? इना भी नर्वस दिख रही होती है और कहती है, यार मुझे तो कल रात नींद ही नहीं आ रही थी, इतना डर लग रहा इसके बारे में सोच के ही। जेन उन दोनों को देखकर हंसता है और प्यार से कहता है, अरे यार जब कोई पहली बार डंजन में जाता है तो ऐसा हर किसी के साथ होता है, तुम लोग टेंशन मत लो। यूजुन चौंक कर पूछती है, रुको रुको, मतलब यह तुम्हारा पहली बार नहीं है? तुम पहले डंजन में घूमने गए थे क्या? जेन मजाक के मूड में आ जाता है और कहता है, नहीं भाई घूमने तो नहीं गया था, लेकिन मॉन्स्टर से कई बार टकरा चुका हूँ और अभी तो एक मॉन्स्टर मेरे सामने ही खड़ा है। यूजुन समझ जाती है कि वो उसी की बात कर रहा है और गुस्से में उसे मारना शुरू कर देती है और बोलती है, तेरी यह बेकार जोक्स अब सहन नहीं होते। इना उन दोनों को देखकर हंस पड़ती है। तभी जेन अपने बैग से 2 पोषण बोतल निकालता है और उन दोनों को दे देता है और कहता है, घबराओ मत, मैंने तुम्हारे लिए ये पोषण खरीद ली है, अगर जरूरत पड़े तो तुम लोग इसे इस्तेमाल कर लेना। यून थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और कहती है, ठीक है, इस बार माफ किया तुझे। इना भी प्यार से कहती है, थैंक यू जेन, और हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे। जेन मन में सोचता है, पिछली बार मैं सिर्फ किस्मत से बच गया था, लेकिन इस बार मैं स्किल और प्लानिंग के साथ सर्वाइव करूंगा। और डंजन प्रैक्टिस वाला दिन आ जाता है और जेन सुबह सुबह उठता है और अपनी बॉडी को वार्म अप करने लगता है। वो जानता है कि डंजन में घुसने से पहले बॉडी को प्रॉपर्ली वार्म अप करना बहुत जरूरी है, वरना घायल होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, चाहे किसी म्यूजिशियन की माना कैपेसिटी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। फिर वो बताता है कि अगर वो अचानक से हाई लेवल स्पेल्स का ओवर यूज कर ले तो माना रिबाउंड हो सकता है, और अगर स्पेल कास्ट करते वक्त माना रिबाउंड हो गया तो यूजर की बॉडी को गंभीर चोटें लग सकती है। और जो म्यूजिशियन अक्सर हाई लेवल स्पेल यूज करते हैं वो इस खतरे के लिए ज्यादा वनरेबल होते हैं। जेन को अच्छी तरह पता है कि लाइटनिंग चिन और सेक्रीफाइस जैसी स्किल्स हाई लेवल की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा जेन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज के डंजन प्रैक्टिस में क्या होने वाला है। उसे यह नहीं पता है कि वो बच पाएगा या फिर नहीं, और ना ही यह पता है कि उसकी टीम के लोग सेफ रहेंगे या फिर नहीं। इसीलिए वो स्मार्ट मूव करता है। वो अपनी माना को लेकर एब्डोमेन में पहले से ही इकट्ठा कर लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी बॉडी या स्पेल को तुरंत पावर अप कर सके। तभी इस बीच अचानक जीवन को अपनी रिग्रेशन से पहले का वो टाइम याद आता है, वो मोमेंट जब सिस्टम ने उसे कहा था समय को उस दौर में वापस ले जाया जाएगा जिसे यूजर सबसे ज्यादा चाहता था। और तभी अचानक नॉर्मल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एक मेन क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है। जिन समझ जाता है कि शायद वो सच में उसी समय पर लौट आया है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। अब से उसे अपनी जिंदगी की उन क्रिटिकल पॉइंट से होकर गुजरना होगा जहां उसने पहले रिग्रेट्स फील किए थे। यानी कि गाइज ये वही टाइम है जिस टाइम पे जेन अपनी पास्ट में रिग्रेट किया था इस घटना को चेंज ना कर पाने का, और इस टाइम उसके पास चांस है उन लोगों को बचाने का जिनको वो बचाना चाहता है और पूरी फ्यूचर को चेंज कर देने का। अब चलो कहानी पे आते हैं, और इस बार डिसीजन उसके हाथ में है कि वही पुरानी गलत चॉइस दोहराएगा या फिर कुछ और बदलेगा। उसके डिसीजन किसी की भी जान ले सकते हैं या फिर किसी को बचा भी सकते हैं, सब कुछ उसके हाथ में है। मिशन की डिफिकल्टी अननोन होती है और रिवार्ड भी अननोन होता है, लेकिन यह डिपेंडेंट करेगा कि वो रूट ए लेता है या फिर रूट बी। सबसे खराब बात यह है कि उसके पास सिर्फ 12 मिनट है डिसीजन लेने के लिए, और अगर वो फेल हो गया तो पेनल्टी क्या होगी यह भी क्लियर नहीं होता है। जिन समझ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नॉर्मल सिस्टम क्लियरली उसे ग्रुप करवाना चाहता है क्योंकि गॉड्स को उसकी जरूरत है अपने प्लान्स के लिए, लेकिन सिस्टम जो रूट चुनने की बात कर रहा होता है उसका मतलब क्या है यह उसे समझ में भी नहीं आ रहा होता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह लोग प्लान क्या कर रहे हैं। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां सारे फ्रेशमैन स्टूडेंट मिल्स एकेडमी के अंडरग्राउंड मॉक डंजन में इकट्ठा हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर वहां आती है और सबको इन्फॉर्म करती है कि कैंडिडेट को 4-4 टीमों में बांटा जाएगा लॉटरी के जरिए और सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। यह सुनते ही स्टूडेंट के बीच हलचल शुरू हो जाती है। जिन अंदाजा लगाता है कि सबको लग रहा है कि यह सिस्टम फेयर नहीं है क्योंकि डंजन में रियल मॉन्स्टर आने वाले हैं और अगर किस्मत अच्छी हुई तो डंजन आसानी से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर किस्मत खराब हुई तो कमजोर कैंडिडेट्स वाली टीम बुरी तरीके से मुश्किल में पड़ जाएंगे। जब वो बातें बढ़ने लगती हैं तो इंस्ट्रक्टर सबको चुप करती हैं। वो एक्सप्लेन करती हैं कि डंजन प्रैक्टिस के स्कोर उनके ऑफिशियल टेस्ट का हिस्सा होगा, इसीलिए सीरियसली लेना होगा इसे। वो यह भी बताती है कि सिर्फ लो लेवल मॉन्स्टर ही अपीयर होंगे जिन्हें कैंडिडेट्स आराम से मार सकते हैं। वो सभी से कहती है कि अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देना, लेकिन जेम्स समझ जाता है कि यह सब चेयरमैन की चाल है। जैसे इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि ज्यादातर मॉन्स्टर लो लेवल के होंगे, यानी कि ज्यादातर यानी सब नहीं। उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादें याद आती है कि रिग्रेशन से पहले क्या हुआ था। वहीं बीच में बॉस लेवल मॉन्स्टर भी थे। उसी डी रैंक बॉस मॉन्स्टर कुबार्ड लॉर्ड की यादें याद आती है। वैसे तो वो अब उनके लिए टफ नहीं है, लेकिन जेन को जायंट के प्लान का हिस्सा नहीं बनना। हालांकि अगर इस प्रैक्टिस में जायंट कोई छोटी सी भी गलती करता है तो जेन के पास मौका होगा उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए, यानी कि कुबार्ड लॉर्ड जो कि डंजन का बॉस है। थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्टर अनाउंस करती है कि कैंडिडेट्स एक एक करके लॉट निकालें। जेन और इना एक ही
टीम में बढ़ जाते हैं जो कि टीम 3 होती है। जेन इना से खुशी से कहता है कि अच्छा है यार, कम से कम मैं किसी जान पहचान वाले टीम के साथ में हूँ। इना भी मुस्कुरा कर कहती है हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है। जेन को अच्छा लगता है कि उसकी टीम में कोई ऐसा है जिससे वो आराम से बात कर सके और जो टैलेंटेड भी है। वह स्ट्रेटजी के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसके सामने उसके बाकी 2 टीममेट्स आते हैं जो कि एक लड़का और एक लड़की होते हैं। उसमें से एक लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं वॉरियर किम जीना हूँ और एक जो लड़का होता है वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है कि मैं वॉरियर पार्क सिंह हूँ। सुंगू खुशी से पूछता है आप लोगों भी टीम 3 में हो ना। उसे देख जेन का चेहरा फ्रीज हो जाता है। उसे याद आता है कि यही 2 लोग उसकी टीम में थे पास्ट लाइफ में और उसी प्रैक्टिस में वो दोनों मारे गए थे। उस वक्त उन दोनों ने जेन से कहा था कि तू भाग जा, हम संभाल लेंगे, और उन्हीं की वजह से जेन बच पाया था अपनी पास्ट लाइफ में। और तभी जेन को समझ आ जाता है कि यही तो वो मोमेंट है जिसके बारे में नॉर्मल सिस्टम बात कर रहा था पूरी तरीके से चेंज करने के लिए। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं, वही पुरानी चॉइस दोहराना या फिर नई डायरेक्शन चुनना। जेन, इना और यूजू सुंगू से हाथ मिलाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं जेउन और मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ। इना थोड़ी साई होती है तो जेन उसकी तरफ इशारा करके उसे भी इंट्रोड्यूस कर देता है। संगू हंसते हुए कहता है अरे वाह, इना तो वाकई में बहुत ही ज्यादा शर्मीली है। जिन्हें भी प्यार से कहती है कोई बात नहीं है, हम सब मिलकर अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। यह देख जेन को अच्छा लगता है कि ये दोनों वैसे ही है जैसे पास्ट लाइफ में थे, फ्रेंडली और वार्म। अब वो रेडी है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। संगू कहता है स्ट्रेटेजी तो तुम बनाओ यार, क्योंकि तुम ही हमारे टीम के लीडर हो। जेन सबको बैठकर कंप्लीट प्लान समझाता है। वो सब याद दिलाता है कि डंजन में चाहे जो भी हो जाए वीक मत पड़ना, अगर फ्रंट लाइन की वॉरियर ही डगमगाने लगे तो पूरी टीम मारी जाएगी। ये सुन संगू इंप्रेस्ड हो जाता है और कहता है तभी तो तुमने फ्रेशमैन हंट में फर्स्ट प्लेस पा लिया था। वो बोलता है मैंने स्ट्रेटेजी के सारे 6 पार्ट्स याद कर लिए हैं। इन्हें कहती है मैंने 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। तभी इंस्ट्रक्टर स्टेप्स फॉरवर्ड करती है और अनाउंस करती है कि प्लानिंग पीरियड खत्म हो गया है, अब डंजन प्रैक्टिस शुरू होगा, तो सारे टीम लीडर्स अपनी टीम को लेकर साथ में आगे आ जाएं। जिन आगे बढ़ता है और वो नोटिस करता है कि होएन भी आगे आ रहा है, टीम 4 का लीडर बनकर। उसकी टीम में यूजिंग भी होती है। जेन को सुकून मिलता है कि जेन एक अच्छी टीम में है जिसे वो काफी सेफ रहेगी, और होएन जो है वो काफी कैपेबल पर्सन है जिसे वो यूजिंग का अच्छे से ख्याल भी रखेगा। इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शन देती है और बोलती है कि रेडी लीडर्स, और अब आप अपनी टीम्स को डंजन में लेकर जा सकते हैं, और सबको गुड लक विश करती है। और इंस्ट्रक्टर के इतना कहते हैं सबसे पहले होन अपनी टीम को डंजन के अंदर लेकर जाता है। फिर हमारे हीरो भी अपनी टीम से बोलता है कि चलो अब हम लोगों की बारी है चलने के लिए। तभी हम होन की टीम के डंजन के अंदर देखते हैं, जिसमें से एक लड़की कहती है यह जगह तो काफी डैम्प और मिस्टी लग रही है। यूजुक पूछती है कोबाल्ट मॉन्स्टर आएंगे क्या, और ये अंडरग्राउंड डंजन तो है ना, क्योंकि ये एक माइन जैसा डंजन लग रहा है। एक लड़का जवाब देता है कि हाँ मैंने भी सुना है कि ऐसे डंजन में अक्सर और कोबाल्ट मॉन्स्टर दिखते हैं, और उसी साथ में उन्हें ओर्स भी दिखने को मिलता है जो कि एक काफी प्रीशियस जेम्स लाइक होता है। यूजिंग भी एक्साइटमेंट के साथ कहती है अरे वाह, क्या पता कहीं डायमंड भी मिल जाए, लेकिन उसी मोमेंट वो रुक जाती है क्योंकि उसने कुछ स्ट्रेंज फील किया होता है। वैन फौरन अलर्ट होकर बोलता है कुछ आ रहा है, पोजीशन ले लो अपनी। यह सुन यूजिंग भी तुरंत एक्शन में आ जाती है। बाकी कैंडिडेट्स थोड़े घबरा जाते हैं क्योंकि सामने कोबाल्ट्स होते हैं, और सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं उनके पास डिगिंग टूल्स भी होते हैं। वैन काम रहकर इंस्ट्रक्ट करता है यह मॉन्स्टर वीक है, लेकिन अगर ज्यादा हो गए तो मुश्किल हो जाएगी, जल्दी से खत्म करो इन्हें। यूजिंग होली लाइट बर्स्ट से एक जोरदार एक्सप्लोजन करती है, फिर फ्लैश बम स्किल एक्टिवेट करती है। एक तेज चमक और ब्लास्ट में सारे कोबाल्ट्स टेम्पोरली ब्लाइंड हो जाते हैं। वैन इस मौके पर उन्हें काटने में कामयाब हो जाती है। बाकी टीममेट्स भी लड़ाई में लग जाते हैं। यूजिंग एक नया मूव एक्टिवेट करती है जिसका नाम विंड ऑफ हिलाई होता है, और फिर एयर ब्लास्ट बनाती है और वो उसी से अटैक कर देती है। उसके हाथों से निकली अटैक मल्टीपल कोबाल्ट्स की छाती में जा लगती है और वो जमीन पर गिर कर मारे जाते हैं। लड़ाई के बाद होएन सबकी हालत पूछता है। लड़की कहती है हम ठीक है, लेकिन जब वो सेवो की तरफ देखते हैं तो वो जैसे सांस लेने के लिए जूझ रहा होता है। यूजिंग भागकर उसके पास जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और कोबाल्ट जो होते हैं वो पॉइजन नहीं मारते। तभी वो ऊपर देखती है और समझ जाती है कि सोहज है वो पॉइजन से नहीं बल्कि एक तेज माना वेव से दब रहा है। उसके सामने एक ह्यूज कोबाल्ट बॉस खड़ा होता है जिसे देख सारे स्टूडेंट वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं। होएन हैरान होकर पूछता है यहाँ एक कोबाल्ट लॉर्ड क्या कर रहा है। इधर टीम 3 के इस साइड डंजन में इना जेहन से सॉफ्टली पूछती है मुझे पता था कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुम वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग हो। वो पूछती है अब तक तुमने कितने मॉन्स्टर को हैंडल कर लिया है। जेन मुस्कुरा कर कहता है कुछ खास नहीं है, बस वैसे ही हो गया सब। लेकिन इना इंसिस्ट करती है अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम बिना किसी को हर्ट किए या डंजन क्लियर कर लेंगे। तभी जेन अपनी बगल में देखता है और वो नोटिस करता है कि इना कुछ डिस्ट्रैक्टेड लग रही है। वो उसका हाथ पकड़ता है और सॉफ्टली पूछता है अभी भी लोगों
लोगों से अनकंफर्टेबल फील कर रही हो क्या? इना हमें सिर हिलाती है। तभी जेन को याद आता है कि उसके बारे में तो रूमर्स थे कि वो कभी 3 शब्दों से ज्यादा नहीं बोलती। थोड़ा आगे बढ़ते हुए उनकी टीम एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जो और से भरा होता है। जेन रियलाइज करता है कि यह वैसा नहीं है जैसे वो उसके पिछले लाइफ में था। यहाँ पर कुछ बदला हुआ है। लगता है कि यह सब मेरे कारण हुआ है। तभी अचानक जेन को एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है। वो गेस करता है कि यह जरूर कोबाल्ट लॉर्ड होगा, जिसकी प्रेजेंस महसूस करके और गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक डंजन में दो बॉस मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं। ये राइटर का प्लॉट है। प्लॉट वो तुरंत अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट करता है कि प्लान सी को एक्टिवेट करो और सबसे पहले डिफेंड करो, फिर काउंटर अटैक करना। वो उन्हें वार्न करते हुए बोलता है कि यह मॉन्स्टर अलग है, पहले जैसे नहीं है, जिसे सुन संगू टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि पर हमें तो कहा गया था कि यहाँ सिर्फ वीक मॉन्स्टर ही होंगे। अचानक पास की दीवार टूटती है और सामने से कोबाल्ट लॉर्ड अंदर आ जाता है। सभी कैंडिडेट शॉक में फ्रीज हो जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ बॉस मॉन्स्टर क्या कर रहा है। काफी डरे हुए लग रहे होते हैं। इन्हें पीछे भागने लगते हैं, लेकिन तभी उसे जेन की बात ही याद आती है जिसमें वो बोला था कि अगर वैनगार्ड के वॉरियर्स पीछे हटे तो पूरी पूरी पार्टी इन लाइट हो सकती है। ये सोचते ही वो जल्दी से मैजिकल आर्मर एक्टिवेट करती है और वॉरियर्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सील एक्टिवेट कर देती है। क्योंकि फिर भी उस बड़े मॉन्स्टर के सामने फोकस करने में स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी जेन अपनी टॉर्च स्किल एक्टिवेट करता है, लेकिन जब कोबाल्ट लॉर्ड संगू की सील पर वार करता है तो संगू चिल्लाता है जेयून। जेन दौड़ कर आता है और अपने हाथों में माना चार्ज करता है और एक पावरफुल ब्लास्ट छोड़ता है। ये देख इन्हें स्टन रह जाती है कि इतनी जबरदस्त पावर और शायद इससे मॉन्स्टर को काफी डैमेज पहुंचा होगा। लेकिन मॉन्स्टर फिर से आराम से खड़ा हो जाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर जेन हंस देता है और बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मॉन्स्टर के पास रीजनरेटिव स्किल होगी और मॉन्स्टर की बॉडी खुद को हील भी कर सकती है। और कोबाल्ट मॉन्स्टर मुस्कुराता है। जेन सोचता है कि रीजनरेटिव कोबाल्ट लॉर्ड यह तो बहुत ही ज्यादा है। तभी नॉनर सिस्टम किसी की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है जो कि ऑडियंस का क्रो होता है। तभी जेन को एक स्पेशल क्वेस्ट मिलती है, क्रो हंटर। क्वेस्ट में डिटेल्स होती है कि ओडिन के सारे क्रोस को एलिमिनेट करना, डिफिकल्टी एस रैंक, रिवार्ड ब्लेइंग कार्ड प्लस क्लास तुम्हारा इंक्रीज होगा, पेनल्टी के तौर पर तुम्हें डेल्थ मिलेगी। उधर डंजन के बाहर इंस्ट्रक्टर जेन की प्रीवियस फाइट की फुटेज देख रही होती है। वो खुद ए रैंक मैजिशियन थी, लेकिन जेन की बैटल स्किल देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि ये एक मैजिशियन होकर ऐसा परफॉर्मेंस दे कैसे रहा है। ये तो काफी अनबिलीवेबल है। उन्हें लगता है कि टीम 3 शायद यह प्रैक्टिस जीत सकती है। तभी दरवाजा खुलता है और घायल सोहो को सपोर्ट करते हुए अंदर आता है। यूजिंग बोलती है मैम बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। इंस्ट्रक्टर शॉक होकर पूछती है क्या हुआ। यूजिंग बताती है कि डेंजन में कोबाल्ट लॉर्ड आ गया है। ये सुन इंस्ट्रक्टर हैरान रह जाती है और बोलती है कि इम्पॉसिबल, वो कैसे आ सकता है। उधर असिस्टेंट सेहो को माना एडिक्शन से संभालते हैं। यूजिंग पूछती है टीम 3 अब तक बाहर क्यों नहीं आए। होन कहता है कि इम्पॉसिबल, जिन और इना इतने स्किल्ड हैं कि वो जरूर निकल सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद इंस्ट्रक्टर कॉल करती है चेयरमैन के पास। चेयरमैन एक्ट करता है जैसे सरप्राइज हुआ हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल होती है। इंस्ट्रक्टर रिपोर्ट करती है कि सर बी रैंक मॉन्स्टर डंजन के अंदर देखा गया है, रेस्क्यू टीम को जल्दी भेजिए। चेयरमैन बोलता है कि चिंता मत करो, मैं सपोर्ट जल्दी भेजता हूँ, वहीं पे रुको। और कॉल करते ही इंस्ट्रक्टर के दिल में अनइजीनेस भर जाती है और वो बोलती है कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इधर डंजन के अंदर इना, जेयुन और संगू थक चुके थे। सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि कोबाल्ट लॉर्ड के पीछे जो प्रेजेंस है वो ओडिंस का क्रो है। फिर हमें ओडिंस के क्रो के कुछ एबिलिटी के बारे में बताया जाता है और ओडिंस के पास 2 क्रो है, जिसमें पहले का नाम है हुयुगिन जो कि थॉट है यानी कि सोच, और दूसरा जो है उसका नाम मुनिन है जो कि मेमोरी है। और ये दो जो क्रूज हैं वो रिलम्स के नॉलेज गैदर करके एसगार्ड को रूल करने में मदद करते हैं और ओडिस के पास वो जो नॉलेज रहता है पहुंचाते हैं, जिसे ओडिस आसानी से कंट्रोल करता है इस रिलम को। और इधर हम जेन को देखते हैं जो समझ जाता है कि यह कोबाल्ट लॉर्ड ओडिस का फ्लोअर है। इस बार का मॉन्स्टर बी रैंक का है और रीजनरेट भी कर रहा है। जेन सोचता है कि भाग जाना ही सही रहेगा, लेकिन तभी वो याद करता है कि पिछली जिंदगी में मैंने हमेशा खुद को बचाया है, लेकिन उसे क्या मिला, मुझे सिर्फ रिग्रेट। अब मेरे पास में दूसरा चांस है, इस बार मैं सब बचाऊंगा। वो चिल्लाता है सब लोग बाहर भागो, मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। संगू चौक और पूछता है तू अकेले कैसे करेगा ये सब। तभी 2 मॉन्स्टर पीछे से संगू पर हमला कर देते हैं, पर जेन होली एरो से उन्हें ब्लास्ट कर देता है। वो चिल्लाता है कि शट अप संगू, भागो यहाँ से। तभी कोबाल्ट लॉर्ड फिर से अपनी हैवी वेपन से वार करता है। जेन कोशिश करता है सबको समझाने की कि मैं लड़ सकता हूँ या फिर तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, इन दोनों में से कोई एक ही कर पाऊंगा। तभी मॉन्स्टर उसे क्रश करने ही वाला होता है कि इन्हें डर के मारे उसका नाम पुकारती है और मॉन्स्टर का वार जेन तक पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक मैजिक शील्ड उनके बीच एक्टिवेट हो जाती है। इना ने शील्ड एक्टिवेट कर दिया था। वो बोलती है कि मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। तभी जेन उसकी आंखों में देखता है और समझ जाता है कि उसे मनाना इम्पॉसिबल है। वो कहता है इना तुम मेरे साथ रुको, बाकी सब इंस्ट्रक्टर को सब बता दो। जब संगू रिटेलिएट करता है तो जेन ऑलमोस्ट गिराता है और बोलता है कि प्लीज निकलो यहाँ से। वो दोनों एग्री करते हैं और बोलते हैं कि हम जाकर सब इंस्ट्रक्टर को बताते हैं, तब तक तुम लोग मॉन्स्टर को होल्ड करके रखो। इतना बोलकर वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब हम इना और जेन को देखते हैं जो अकेले पड़ जाते हैं। जेन कहता है कि मैं तुम्हें कवर करूंगा। इना अपनी रेडिएंट हेलो
स्वॉर्ड समन करती है और कोबाल्ट की फ्लेश को काट कर रख देती है। जेन यह देखकर आगे बढ़ता है और कोबाल्ट लॉर्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है उसे लगता है कि मॉन्स्टर की बॉडी मेल्ट हो रही है। तभी उसे याद आता है कि माना की एक लिमिट होती है और कोई है जो इसे शैडो से कंट्रोल कर रहा है और शायद ये कोई और नहीं ओडिन का क्रो ही होगा। तभी वो अपनी लेजेंडरी वेपन मिस्टिलेटिंग को इक्विप करता है, उसका विजन एक्सपेंड हो जाता है और उसकी स्किल माना परसेप्शन एक्टिवेट हो जाती है और इसी एक्टिवेशन के साथ हमारा आज का जो एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि उस मॉन्स्टर का बॉडी मेल्ट क्यों हो रहा था और उसके पीछे राज क्या है और क्या हमारा आईएमसी जो है वो उस मॉन्स्टर को हरा पाएगा। ये सब तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मैं चलता हूँ गाइज, बाय बाय।